थे, मोहम्मद रमजान का भाषण उनके गाल पर एक तमाचा है। यह बता रहा है कि ये कांग्रेस के लोग, ये आप पार्टी के लोग, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, ये डीएमके के लोग, ये पूरा इंडी ठकबंधन आज की इस बहस के साथ एक भौंडा मजाक कर रहा था। हिम्मत थी इस बात की आदमी की, मैं बधाई दूंगा सांसद जी को। खोल के उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और यही इस चर्चा का मुद्दा है। अरे छोड़ो पॉइंट ऑफ आर्डर, बैठो। सभापति महोदय, जितना ये डिस्टर्ब करे सब मेरे समय में से बचाया जाए। अब बैठिए, आपका देख के बात। माननीय गृह मंत्री बोल रहे थे, माननीय गृह मंत्री ने कहा, तो आप बोलिएगा। रामायण का जिक्र किया, भगवान श्री राम का उल्लेख किया और कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मेर उच्चते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि चिरगरीयसी। हे लक्ष्मण, यह जननी और यह जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से बेहतर है। जब भगवान श्री राम की चर्चा हो रही थी तो मैं याद कर रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब को। हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य खड़े होकर कहे कि मैं हजरत मोहम्मद साहब को गलत कोट कर रहा हूं। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, हजरत मोहम्मद साहब को जब मक्का से हिजरत करनी पड़ी और मदीना चले गए, उनका दिमाग मक्का पर लगा रहता था, मक्का के लोग उनको आने नहीं देते थे। फिर 630 में वो लौट करके मक्का आए और उन्होंने क्या कहा, तुम कितनी प्यारी जमीन हो। एक एक शब्द गौर करिएगा, तुम कितनी प्यारी जमीन हो, यानी कि धरती माता, और मुझे कितनी प्यारी हो, यानी कि मैं धरती माता से प्यार करता हूं। अगर मेरी कौम ने मुझे तुमसे न निकाला होता तो मैं तुम्हारे अलावा कहीं भी नहीं रहता। ये धरती का प्यार है जो राम जी में भी था और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब में भी था। दुर्भाग्य तो आपका है। मैं आगे बताता हूं, मैं आपको आगे समझाता हूं। सभापति महोदय, एक देश है अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, वो पहले रूस का हिस्सा था। रूस के हिस्सा रहते हुए उसमें ताशकंद में एक मूर्ति लगी हुई थी, मदरलैंड ऑफ रसिया। रूस से आजाद हो गया। 2010 में उज्बेकिस्तान के मुसलमानों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया और ये कहते हैं कि हम बुत परस्ती नहीं चाहते हैं, बड़ा भाषण दे रहे थे। उज्बेकिस्तान के लोगों ने ओथ ऑफ मदरलैंड मॉन्यूमेंट, मातृभूमि की मूर्ति की स्थापना कर दिया। वो भी मुसलमान ही थे, अकेले धरती के मुसलमान नहीं है, वो भी मुसलमान थे। उन्होंने स्थापना किया दी ओथ ऑफ मदरलैंड। क्या था? एक सैनिक घुटनों के बल झुककर अपने देश के झंडे को चूम रहा था और उनके पीछे उज्बेकिस्तान के प्रतीक के रूप में एक मां उसे आशीर्वाद दे रही थी। वो मूर्ति आज भी उज्बेकिस्तान में है, वो भी मुसलमान हैं। उन्होंने एक मूर्ति हटाई, अपने देश में अपने देश के मां की दूसरी मूर्ति लगाई, उस देश का झंडा चूमा, घुटनों के बल झुक के प्रणाम किया। उनका इस्लाम किसी ने आज तक दुनिया में खींचा नहीं, सीखा नहीं। आपको मालूम है 3 देश ऐसे हैं जहां मदरलैंड पार्टी है।
ईरान में मदरलैंड पार्टी है, तुर्की में मदरलैंड पार्टी है और अजरबैजान में मदरलैंड पार्टी है। मातृभूमि के नाम पर जो लोग राजनीतिक दल चलाते हैं उनका इस्लाम खतरे में नहीं आता और चलाते नहीं है। 1983 में मदरलैंड पार्टी सरकार में आती है और उनका प्रधानमंत्री बनता है। उस पार्टी का नाम है मदरलैंड। वो मुसलमान नहीं है क्या? वो मुसलमान नहीं है? एक मिनट, एक तीसरा देश अल्बानिया, मैं आपके लिए कह रहा हूं रमजान साहब, इनके लिए नहीं कह रहा हूं, तो नकली मुसलमान है। मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आप दिल से अच्छे मुसलमान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप सच पर खड़े हैं, जिस सच को आप जानते हैं उस सच पर आप खड़े। मैंने आपका नाम नहीं लिया सर, नाम लेने लायक बनिए, नाम लेने लायक बनिए। आप तो मंचों पर जाते हैं तो अतीक अहमद की प्रशंसा भी करते हैं और मुख्तार अंसारी की भी प्रशंसा करते हैं। वो है असली। एक हाँ जी मैं तय करूंगा, यह देश तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। आप जाइए, जो काम कर रहे हैं ना पकड़ के लेके चलने का अपने अध्यक्ष जी को, वही करिए। नहीं, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, व्यक्तिगत। सभापति महोदय, एक तीसरे देश का नाम बताता हूं। भाई रुको, एक तीसरे देश का नाम बताता हूं, अल्बानिया। अल्बानिया ने 1972 में अपने देश में एक मूर्ति की स्थापना किया और उस मूर्ति का नाम था मदर अल्बानिया। अल्बानिया की मूर्ति अल्बानिया के मुसलमान लोगों ने 1972 में मदर अल्बानिया के नाम पर स्थापित कर दिया। ये क्या था? क्या अल्बानिया के लोग इस्लाम नहीं, अजरबैजान के नहीं, ईरान के नहीं, उज्बेकिस्तान के नहीं, तुम्हें इंडोनेशिया के नहीं? इंडोनेशिया में एक शब्द है इबू पार्वती। इबू पार्वती का अर्थ है धरती माता। आपने अच्छा क्या जिक्र कर दिया। इंडोनेशिया, वो सब मुसलमान नहीं हैं, वो सब काफिर हैं। इस धरती पर कहीं मुसलमान अगर पैदा हुआ है तो सिर्फ भारतवर्ष में पैदा हुआ है। क्या अध्यक्ष महोदय, मिस्र अपने देश के अंदर गाजा और फिलिस्तीन के सैनिकों को आने से रोकता नहीं? क्यों रोकता है भाई, अगर मिस्र को अपने देश से प्यार नहीं? क्या सऊदी अरेबिया तुर्की से लड़ती नहीं? क्यों लड़ती है अगर उसे अपने मातृभूमि से प्यार नहीं? क्या ईरान और इराक आपस में लड़ते नहीं? क्यों लड़ते हैं अगर उन्हें अपनी देश से प्यार नहीं? और क्या अभी पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से लड़ करके अपने देश को आजाद नहीं कराया? क्यों कराया अगर उन्हें अपने देश से प्यार नहीं था तो? मातृभूमि, ठीक कहा हमारे सदस्य ने। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस बहस की जरूरत है कि हमारे मुस्लिम मित्र को अच्छे हैं, उन्हें गलतफहमी है, उस गलतफहमी को दूर किया जाए। कहते हैं ना, जो सोए हो उनको जगाया जा सकता है। लाइक रमजान साहब, जो सोने का नाटक कर रहे हो उन्हें कैसे जगाया जाए? लाइक एनीबडी एल्स। मैं उसमें मुसलमानों को बाद में रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस मुसलमानों की ओट की तिजारत करने वाले, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, यह कांग्रेसी और सारे दल के लोग बहुत आगे आएंगे, मुसलमान बहुत पीछे आएंगे। मैं बताता हूं क्यों। किसी मुसलमान से आपने सुना कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस? किसने कहा ये? यह कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक सभा में कहा कि मैं पिछली सभा में कह करके आया हूं, कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। समस्या यहां है। इसी दूसरी सदन की फ्लोर में एक नेता ने कहा, वो जो हिंदू होते हैं
वह 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, झूठ झूठ और झूठ बोलते। यह भारत का देश है, मजहबी आधार पर बंटवारा करके बना है। जिस पार्टी ने इस देश का बंटवारा किया, वो पार्टी आज भी इस देश के सहनशील हिंदुओं को सिर्फ गाली देने में विश्वास करती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बयान और याद है इनके नेता का। अपने कार्यालय के उद्घाटन के समय उन्होंने कहा था, हम सिर्फ भाजपा से नहीं, भारतीय स्टेट से लड़ रहे हैं। इनकी पार्टी भाजपा से कम भारत के राज्य से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अधिक लड़ती है। इसको ये चुनौती के साथ कह रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग भारत के गाल पर वो तमाचा मारते और कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है। याद होगा आपको उनका बयान नेताजी का। मैं उस नेताजी के नाम को लेकर के अपनी जवान को गंगा नहीं करूंगा। और तो शर्म क्या आती है अध्यक्ष महोदय, इस देश में विदेशी आक्रांता बाबर के नाम की मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया, और इतनी इनकी हिम्मत है कि यह इस देश के अंदर दूसरे बाबर मस्जिद को बनाने का दावा करते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस बहस की बहुत बड़ी जरूरत है। अब मैं कुछ तथ्यों पर आऊंगा। जो तथ्य इन्होंने नहीं बताया, इस सदन को जानना चाहिए। 1923 में काकीनाडा में अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने की, वह व्यक्ति 1908 में मुस्लिम लीग का संस्थापक था। वह व्यक्ति जब 1919 में तुर्की में खिलाफत खत्म की गई, अंग्रेजों ने नहीं खत्म किया था, एक तुर्की के आधुनिक मुसलमान, पढ़े लिखे शिक्षित जाहिल नहीं मुसलमान, उसने खत्म किया था। उसने मस्जिद की छड़ पर तज करके कुरान को लात मारी थी। उस मुसलमान ने खिलाफत खत्म की थी, उसका नाम था कमाल अतातुर्क पाशा। और वह व्यक्ति जो 1923 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस वालों को बड़ा इतिहास याद रहता है। और सबसे पहले तो पीछे बैठे ही जिनकी संज्ञा इनके अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय चाणक्य की दे दी ऑफिशियली सदन के अंदर। मैं गलत कह रहा हूं तो जवाब दे देंगे। उस व्यक्ति ने अफगानिस्तान के राजा अमानुल्लाह खां को आमंत्रित किया और कहा, भारत पर आक्रमण कर दो, हम भारत के मुसलमान सैनिक हो या सैनिक, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ऐसे शर्मनाक व्यक्ति को 1923 में कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। और जानते हैं क्या हुआ अध्यक्ष महोदय? विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये कहते हैं ना हम तब से गाना गाते हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं बताता हूं 1923 में क्या हुआ। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने सबसे पहले वंदे मातरम गाना शुरू किया, और वो अध्यक्ष महोदय, उनका नाम था मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने भाषण दे के कहा था, एक अच्छा और आदर्श से आदर्श महात्मा गांधी एक नीच से नीच और चरित्रहीन मुसलमान से भी चरित्रहीन है, मेरा इस्लाम ये मानता है। न कहा हो तो जवाब देना। उस व्यक्ति को इन लोगों ने अध्यक्ष बनाया, और उस व्यक्ति ने दिगंबर विष्णु पलुस्कर को भाषण गीत गाने से रोक दिया। यह देश आभारी है उस विष्णु दिगंबर पलुस्कर का, जिसने खुलेआम चुनौती दी और कहा, हे अध्यक्ष, यह मस्जिद नहीं है, यह मुस्लिम लीग की बैठक नहीं हो रही, यह कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही है, और मैं पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने पूरा गाया। मोहम्मद अली विरोध करके सदन से उठ करके चले गए। आप कहते हो सेम, आप कहते हो सेम। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने, एक मिनट रुकिए, तो कांग्रेस पार्टी ने
जिस जगह पर सभा हो रही थी उस जगह पर आने वाली मुख्य सड़क का नाम रख दिया मोहम्मद मौलाना अली जौहर मार्ग। यह है इनकी कांग्रेस की असलियत। जो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष होकर के विरोध कर रहा था, यह उसकी स्थिति में मार्ग। और अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं अपने माननीय टीडीपी के सदस्य सना सतीश बाबू का। मैं सचमुच आपका, भारतीय जनता पार्टी आपका दिल से आभार प्रकट करती है। 7 नवंबर 1925 को पार्टी ने मुझे काकीनाडा भेजा। मैं नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। मुझसे कहा गया कि आप वहीं जाइए, वहीं सबसे पहले सम्मेलन हुआ था। जाने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ हो क्या रहा है। मैं आभारी हूं आपका माननीय सदस्य जी। काकीनाडा नगर निगम की समिति ने प्रस्ताव पारित किया और कहा कि यह जो मौलाना मोहम्मद अली मार्ग है, यह भारत के इतिहास पर एक काला धब्बा है, हम इसको नहीं मानेंगे। उन्होंने तोड़कर फेंक दिया। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, पुनः आपको आभार दे करके, मैंने उसकी जगह वंदे मातरम मार्ग का उद्घाटन किया है। वैसे 1923 में एक काम और हुआ था। मैं जब से पिछले 1 साल से इन लोगों का थोड़ा दिमाग ढीला हुआ है, ये सुबह शाम सावरकर सावरकर कहते हैं, हर बात पे सावरकर को घुसेड़ते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज है 1923 में कांग्रेस कमेटी ने सावरकर के समर्थन में क्या प्रस्ताव पारित किया था। मैं उस प्रस्ताव को पढ़ देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, नौकरशाही श्री सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दी है। एक एक शब्द सुनिएगा। इस बेचारे को, समझे भाषणवीर लोग, इस बेचारे को अत्यंत प्रतिशोधात्मक तरीके से जेल में रखा जा रहा है, जबकि यह रिहा होने का अधिकारी है। हम इस दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि सावरकर कितनी नीच और प्रतिशोधात्मक भावना से सरकार सावरकर के खिलाफ काम कर रही है। और इसलिए हम एक कैदी के संदर्भ में सरकार के कार्रवाई की निंदा करते हैं। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ और एक महिला सरस्वती बाई ने उठ करके सावरकर की प्रशंसा में गीत गाए। थोड़ा विषयांतर है, मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आप लोग चूंकि अक्सर कहते हैं इसलिए इसकी चर्चा जरूरी थी। तीसरी चीज, अध्यक्ष जी, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एक भाषण देकर, अरे हमारे नेता प्रतिपक्ष एक भाषण देकर गए, खड़गे जी, नाम लेता हूं, और उन्होंने क्या कहा। उन्होंने 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद के दिए हुए भाषण का उल्लेख किया। यहां कोई सदस्य अभी कह रहा था, किस पार्टी का था मुझे नहीं मालूम, आप बैठे थे मंच पर। उसने कहा कि यहां पर इतिहास के पन्नों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके अपने स्वार्थ के हिसाब से पढ़ा जाता है। कहा था ना, मैं मनोज झा जी, कहां चले गए महाज्ञानी। मैं पढ़ देता हूं पूरा पत्र, मैं पढ़ देता हूं राजेंद्र प्रसाद की पूरा बयान। जो राजेंद्र प्रसाद ने कहा, माननीय जयराम रमेश जी, यह एक विषय है जो चर्चा, इसीलिए आप शांति से बैठे हैं। याद है, रुको यार, याद है तो जब आपके नेताजी झूठ बोल रहे थे तो करेक्ट कर दिए होते। याद हो के क्या करिएगा, ये कौन सा चाणक्य है। हाँ बोल रहा हूं, मैं तो बोल ही रहा हूं। एक विषय है जो चर्चा के लिए बचा हुआ है और विषय है राष्ट्रगान का। ऐसा सोचा गया था कि इस चर्चा के लिए संविधान सभा में विषय लाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा मित्रों, कितना बड़ा धोखा
इस देश के साथ हुआ है, इस देश के नागरिकों के साथ हुआ है। इस बात को एक एक कार्यकर्ता को समझने की जरूरत है। इस विषय को चर्चा के लिए संविधान में लाया जाएगा ऐसा सोचा गया था और प्रस्ताव पारित किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा महसूस किया गया कि इस पर कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित न किया जाए और बेहतर होगा कि राष्ट्रगान पर एक बयान जारी कर दिया जाए। 2 साल 11 महीने 28 या 29 दिन संविधान सभाएं की बैठकें छोटी छोटी पुलिस स्टाफ, कामा, भारत, इंडिया, न जाने कितने विषयों पर चलती रही, और जब वंदे मातरम का विषय आया तो इस कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा में 1 सेकंड के लिए वंदे मातरम पर बहस तक नहीं किया। अरे आप बैठो, पढ़ रहा हूं नीचे, बैठो, अरे बैठो, मैं कांग्रेसी नहीं हूं तो झूठ बोलूं। माननीय जयराम जी, बैठाइए इनको। नहीं, आप चेयर को संबोधित करिए। इन्होंने मुझे, वो पढ़ रहे हैं तो सुनिए। इन्होंने मुझे कांग्रेसी समझ लिया है जो मैं झूठ बोलूंगा। राजेंद्र प्रसाद, अभी मैं बताता हूं आपके अध्यक्ष जी ने छिपाया क्या। अरे मैं बताता हूं ना, काहे परेशान है। मैं वचन देता हूं, मैं बयान देता हूं, जन मन गण की रचना इसके शब्दों और संगीत के साथ भारत का राष्ट्रगान होगा। ये आपके नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मानता हूं। अगली लाइन उन्होंने हटा लिया, बड़ी चतुराई से हटाया, और मैं चाहूंगा कि उस पर भी कूदे और बताए कि इनके नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नहीं बोलिए। जब जैसी परिस्थितियां होंगी तत्कालीन सरकार इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकेगी। आज तक भारत को आजादी के 75 सालों बाद इस देश को बताया नहीं गया कि संविधान सभा में उसके चेयरमैन ने निर्णय लिया था कि देश का आने वाली कोई भी सरकार जब जैसा महसूस करेगी जन मन गण अधिनायक में परिवर्तन कर सकेगी। कहा था ना। अरे बैठो महाराज, बैठो महाराज, बैठो महाराज, बैठिए, आपका नंबर है। बैठिए चाणक्य साहब, आप अपने, मैं अभी और बोल रहा हूँ। अरे आप बोलिए ना, गलत है तो इसके बाद मैं चुनौती देता हूँ। आप अपनी बात को रखिएगा। मैं चुनौती देता हूँ, आप लोग मैं सीधे चेयर को तो मैं संबोधित सदस्यता छोड़ दूं, और मैं सही हूं तो ये सदस्यता छोड़ दें। आप एक दूसरे चलिए देता हूं चुनौती, ले लो, ले लो, ले लो। वंदे मातरम का गाना नहीं, बैठे नहीं चेंज करता हूं मैं, नहीं बोलने दूंगा, मैं बोलूंगा। अभी आपका आई डू नॉट ईट, अभी नंबर आपका आपका नंबर आएगा। नहीं, एक दूसरे को संबोधित नहीं करिए। अभी आपका नंबर आएगा। हाँ, आप बात शुरू करिए। वंदे मातरम का गाना, जिसे आजादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया, इसे जन मन गण की तरह सम्मान किया जाएगा। और इसका स्टेटस, ये शब्द ध्यान रखिएगा जो मैं पढ़ रहा हूं, ये फुट से खड़े हो जाएंगे। इसका स्टेटस जनमन गण की तरह होगा। अब अध्यक्ष गौर करिए, राजेंद्र प्रसाद ने कहा जनमन गण अधिनायक में परिवर्तन करने का अधिकार किसी भी सरकार को होगा, और होना भी चाहिए था। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, बिंद, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, दल, तरिंगा, इसमें राजपूताना कहाँ है? इसमें मध्य भारत कहाँ है? अरे इसमें कहा वो फरजाना साहब चले गए, गीत गा रहे थे बेचारे जनगण मन का, इनके जम्मू कश्मीर का उल्लेख उसमें कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे 7, 8 अष्ट मूर्ति धातियां वो कहाँ है? क्योंकि जिस समय ये गाना गाया उस समय ये प्रांत ब्रिटिश इंडिया के हिस्से नहीं थे, आज हैं। और दूसरी बात, जी हाँ, अभी जवाब देता हूं आपको। माय डियर जी, कितना अपमान कर रहे हो आप। राजपूत के छतरियों का बैठे हैं, शेखावत साहब सुन रहे हैं। ये पूरे के पूरे राजपूताना को गांव कह रहे हैं, वहीं से आए भी है ये महाशय, ध्यान दीजिए, वहीं के सांसद है, और राजस्थान को गांव कह रहे हैं। अरे थोड़ी सी शर्म करो, घुस नहीं पाओगे राजस्थान में।
घुसना मुश्किल हो जाएगा, समझे महोदय। और अध्यक्ष महोदय दूसरी चीज, उन्होंने जनगण गण अधिनायक में परिवर्तन करने का अधिकार दिया और वंदे मातरम लिखते समय वंदे मातरम के 2 छंद गाए जाएंगे इसका उल्लेख नहीं किया। कहा वंदे मातरम का गाना जिसने आजादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका निर्वहन की उसका सम्मान। यानी वंदे मातरम माने क्या? वंदे मातरम माने क्या? राजेंद्र प्रसाद जी मूर्ख थे क्या? राजेंद्र प्रसाद जी अगर चाहते तो वंदे मातरम की 2 लाइनों की चर्चा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि यह संविधान सभा की बैठक थी, देश का कानून बना रहा था। वो अच्छी तरह जानते थे कि 1937 में कांग्रेसियों ने अपनी पार्टी में सारा छल कपट किया है, इस छल कपट को हम संविधान सभा में लागू नहीं होने देंगे, इसीलिए उन्होंने वंदे मातरम की 2 लाइनों का जिक्र नहीं किया, पूरे वंदे मातरम का जिक्र कर डाला। और अध्यक्ष महोदय, ये कितना बड़ा भ्रम था, इस भ्रम को दूर किया जाना इस देश के लिए जरूरी इसलिए है कि ये किताब एक तो फर्जी वाली, बिना कागज की, बिना उसमें कुछ लिखे हुए लाल किताब लेकर चलते हैं, ये कभी उसको पढ़ते तो है नहीं। तो इन्होंने संविधान सभा के उस अंतिम दिन की बहस को भी नहीं पढ़ा होगा, तो इनको मालूम क्या है? जब मालूम नहीं है तो भाई 1937 कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आज के दिन भी ये उसी घूम में रहते हैं। अरे कांग्रेस और संविधान सभा 2 अलग चीजें हैं। संविधान सभा में सिर्फ कांग्रेसी नहीं थे, बहुत से और भी लोग थे। वैसे मैं एक आदमी की चर्चा, अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा के एक व्यक्ति की चर्चा मैं करना चाहूंगा जो कि कांग्रेसी था, और मैं चाहूंगा कि यह सदन नोट करे कि उस व्यक्ति ने सदन की बैठक में क्या कहा। उस व्यक्ति का नाम था सेठ गोविंद दास। मध्य प्रदेश के लोग जानते होंगे, वो कांग्रेस के 3 बार जबलपुर से सांसद रहे हैं साहब, संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने क्या कहा वंदे मातरम के बारे में, और जिस गुरुदेव, हम तो बड़ी इज्जत करते हैं गुरुदेव की, ये क्या करते हैं मैं अभी बताता हूं, अभी बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा, और चाहूंगा कि चिल्ला चिल्ला के बताएं कि गलत है, गलत है। आपके पास समय कम बचा है। सेठ गोविंद दास ने कहा, थोड़ा समय दीजिए सर, नहीं तो फिर तो नहीं होगा। वो तो आपके ऊपर होगा, नहीं तो हो गया चलिए, अरे पार्टी है। हाँ, सेठ गोविंद दास ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, जहां तक राष्ट्रगान का प्रश्न है, मैं कहूंगा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए। हमारे देश के स्वतंत्रता का इतिहास वंदे मातरम से जुटा हुआ है। अगर ऐसा कहा जाता है कि इसकी धुन का वाद्य यंत्रों में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो मैं कहना चाहूंगा कि यह समस्या संगीत विशेषज्ञों की मदद से दूर की जा सकती है। मीराबाई और सूरदास के धुन सिर्फ एक नहीं बल्कि कई धुनों में गाए जा सकते हैं। इसलिए यह सोचना गलत है कि वंदे मातरम को संगीतबद्ध नहीं किया जा सकता। अब एक लाइन और है जो मैं वस्तुतः पढ़ने नहीं चाहता था, लेकिन जब से उधर से माननीय खड़गे जी ने लगातार गृह मंत्री को चुनौती दिया और कहा कि आप टैगोर को नहीं मानते हैं क्या, आप टैगोर को इज्जत नहीं करते हैं क्या, तो मैं आपको बताता हूं कि आप टैगोर की कितनी इज्जत करते हैं। सेठ गोविंद दास ने जो कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर कहा, इधर के लोगों का शर्म माथा झुक जाएगा। सेठ गोविंद दास ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कूदिएगा नहीं, आप ही के सांसद थे सर, दया करिएगा उनके ऊपर। आपका जनमन 5 मिनट? अरे नहीं 5 मिनट नहीं सर, प्लीज। अरे आप 1 घंटा, आधा घंटा दीजिए। 5 मिनट, आधा घंटा सब लोग दे देंगे। अरे सर बैठिए, नहीं सब देंगे, बोलने दीजिए सर। अरे सर प्लीज, हमारी पार्टी है। सेठ गोविंद दास ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण अधिनायक की रचना की है। अब आगे पढ़िए।
इसमें जॉर्ज पंचम, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं अपमान नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत का सर्वोत्तम व्यक्तित्व मानती है। प्रश्न यह है कि आप मानते हैं कि नहीं। जिनके कंधे पर रख के आप अभी बंदूक चला रहे थे, वो कंधा कितना कमजोर था, आपके सदस्य ने खोला था। उन्होंने कहा जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा के भारत आने पर 1911 में इसकी रचना की गई। मैं नहीं कर रहा हूं जो मेरे ऊपर मत चिल्लाइएगा कि भाजपा अपमानित कर रही है, आपका सदस्य था। इस कविता के द्वारा भारत मां का नहीं बल्कि ब्रिटेन के किंग एम्परर का सम्मान किया गया है। भारत भाग्य विधाता शायद यह स्पष्ट करता था कि यह संबोधन अंग्रेजी राजा के लिए था। और अध्यक्ष महोदय, अगर सेठ गोविंद दास की रचना इनको बुरी लग रही थी, आजादी के बाद इन्होंने 3 बार उन्हें लोकसभा का टिकट दिया, और पूरे देश को जानकर आश्चर्य होगा 1961 में सेठ गोविंद दास को इस भारत का सबसे बड़ा तीसरा पुरस्कार पद्म विभूषण भी इन्होंने दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को गाली देने वाले और अंग्रेजों का दलाल करने वालों को ये पद्म विभूषण दे करके इस देश में सम्मानित करते हैं, और इस सम्मानित लोकसभा के कला में उनको सांसद बना करके बैठाते हैं। अब तीसरी बात पर आता हूं मैं अध्यक्ष महोदय। नेहरू जी की चर्चा बड़ी तगड़ी आई है, मैं उसको भी पढ़ देता हूं। ये लोग देखिए कितना दोहरा आचरण करते हैं। सुभाष चंद्र बोस 20 अक्टूबर। मैं पढ़ता हूं 1 सितंबर 1937 का पत्र, 1937 का पत्र, 1 सितंबर 1937 अर्थात 20 अक्टूबर के ठीक 1.5 महीने पहले सरदार अली सरदार जाफरी को, मैं इसको कहिएगा तो मैं रख दूंगा, अली सरदार, ये सब इतिहास के पन्ने में है। वो उनकी हिम्मत भी नहीं है कि वो मांगे कि ऑथेंटिकेट करिए। अरे क्या है ये, उन्होंने कहा, सभापति महोदय, उन्होंने कहा कांग्रेस के किसी गीत को अभी तक राष्ट्रगान नहीं माना है। सही बात थी, उन्होंने सच लिखा। लेकिन यह सच है कि व्यवहार में राष्ट्र की बैठकों में वंदे मातरम गाया जाता है। फिर लिखा 30 साल के संघर्ष के दौरान यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ चुनौती बनकर के उभरा है। फिर लिखा हजारों लोगों ने देश में इस गीत को गाने का दंड सहा है। फिर लिखा यह भारत के राष्ट्रवाद का प्रतीक बन चुका है। फिर लिखा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा और चुनौती दीजिएगा मुझे, मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी ऐसा मानता है कि इसमें एक भी शब्द का देवी से कोई मतलब है। मैं दोहराता हूं, माननीय रजमान साहब, आपके प्रिय नेहरू जी जिसका आप नाम जिक्र कर रहे थे, उनका ये पत्र है सरदार अली जाफर को। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी ऐसा मानता है कि इसमें एक भी शब्द में देवी का कोई मतलब है। ऐसा मतलब निकालना, उन्होंने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया है, एब्सर्ट है, बकवास है। और हम ये नहीं मानते, प्लीज इस किताब को लिखने से दिल में कहीं कोई बात पैदा होगी। मैं ये मानता हूं, अंतिम लाइन, मैं ये मानता हूं कि पूरा गाना बस और इसे पूरे शब्द के साथ, आपकी बात आ गई, पूरी तरह से यह नुकसान रहित है। नेक्स्ट, पूरा गाना राघव चड्ढा जी पूरे शब्द के साथ 3 मिनट्स पूरी तरह। Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the 150th anniversary of the national song Vande Mataram.
सर, कई बड़े लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े वक्तव्य दिए। मैं सदन का सबसे छोटा सदस्य हूं और अब छोटा सा वक्तव्य, एक कविता लिखी है, उसके माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगा। सर, थोड़ा शोर हो रहा है, थोड़ा शांत करें। मैं कैसे बात करूं? आप बात रखें, आप बैठ